आज हम थ्री फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन एज पर ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी, आपकी एनसीईआरटी का ये पॉइंट है। पारंपरिक सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, उसके तीन तरीके बेसिकली आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं और आज हम उन्हीं तीन फॉर्म्स को देखेंगे। यहाँ पर ये ट्रेडिशनल तरीके हैं सुरक्षा के। तो सबसे पहला जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है उसे हम डिसआर्मामेंट कहते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि ये डिसआर्मामेंट होता क्या है। डिसआर्मामेंट रिक्वायर ऑल स्टेट टू गिव अप सर्टन काइंड ऑफ वेपन्स, यानी कि इसके अंतर्गत कुछ ट्रीटीज़ की जाती हैं और इसमें जितने भी स्टेट शामिल होते हैं उसके अंदर, उस ट्रीटीज़ के अंदर या फिर जो भी एक तरीके से कन्वेंशन किया जाता है और उस पर जितने भी लोगों ने साइन किया होता है वो गिव अप करते हैं कुछ प्रकार के वेपन को लेकर, सर्टन काइंड ऑफ वेपन्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1972 में जो है वो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ था जिसे हम BWC कहते हैं। इसके अलावा 1992 में केमिकल वेपन कन्वेंशन हुआ जिसे हम CWC कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ कि इस तरीके के जो वेपन्स होते थे उनको बनाना बंद कर दिया गया। अब जितने भी इसके अंदर कंट्रीज शामिल थी उन्होंने इस चीज़ को बनाने या प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। उन्होंने गिव अप ले लिया कि कुछ भी हो जाए हम इस तरीके के वेपन जो है वो नहीं बनाएंगे। तो अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो कन्वेंशन हुआ था ये कब हुआ था। ये तो ये 1972 में हुआ था। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि BWC का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो ये है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। इसके अलावा ये केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है जिसे CWC कहा जाता है, इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, 1992 में हुआ था। अब जो इम्पोर्टेंट सवाल इससे पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ थी जिन्होंने इसके ऊपर साइन किया था। तो इसमें 155 कंट्रीज़, कितनी 155 कंट्रीज़ ने इसके ऊपर साइन किया था। जबकि अगर हम केमिकल वेपन कन्वेंशन की बात करें तो इसके अंदर 185 कंट्रीज़, कितनी 185 कंट्रीज़ ने जो है इसके ऊपर साइन किया था। However, many powerful states do not want to give up the possession of third type of weapons of mass destruction, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन। अब इसमें बताया गया कि बहुत सारे ऐसे पावरफुल स्टेट थे जैसे कि USA या फिर USSR, चाइना, इन्होंने जो है मास डिस्ट्रक्शन के लिए न्यूक्लियर वेपन जैसे जो एक तरीके से कहें इसको वॉर के लिए यूज़ करने वाला बहुत इम्पॉर्टेंट हथियार माना जाने लगा था उस टाइम पर, इसको बैन करने के विरोध में थे। इन्होंने इसके लिए कोई ऐसी ट्रीटी नहीं करी। लेकिन अब इसके ऊपर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई जिसको अब आगे हम समझेंगे, जिसमें बहुत सारे ट्रीटीज़ हुए। जैसे NPT हुआ था आपका, NPT ये कब हुआ, ये 1968 में हुआ था। CTBT, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए हुआ था कि अब भविष्य में जितने भी न्यूक्लियर संपन्न स्टेट हैं उनको तो NPT के तहत ये कह दिया गया था कि अब आप इसका यूज़ जो है केवल पीसफुल तरीके से एनर्जी के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इन सब तरीक़ों के लिए कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इसे मिलिट्री के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये बताया गया था। और NPT लागू होने के बाद ये कहा गया कि जो लोगों के पास न्यूक्लियर नहीं है वो लोग न्यूक्लियर को नहीं बनाएंगे, इसलिए NPT ये जो है ट्रीटीज़ लाई गई थी। अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपने डिसआर्मामेंट को समझा कि ये क्या होता है। ये आपका ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी का एक तरीका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम दूसरे तरीके को समझते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो आपकी एनसीईआरटी में दूसरा जो पॉइंट है वो है आर्म्स कंट्रोल। अब इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी की जब बात आती है तो एक स्टेट क्या करता है, वो या तो डिसआर्मामेंट के तहत कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, कन्वेंशन होते हैं, उसके तहत किया जाता है कुछ चीज़ें, और दूसरी जो स्ट्रेटजी होती है इस सिक्योरिटी को लेकर वो है आर्म्स कंट्रोल। अब इसके अंतर्गत क्या होता है इसको हम देखते हैं। इट रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स। अब ये क्या कहता है, ये रेगुलेट करता है
जितने भी वेपन्स डेवलपमेंट किए जाते हैं कंट्रीज़ के द्वारा, तो इस स्ट्रेटजी के द्वारा या फिर ये जो तरीका है उसके द्वारा उन वेपन्स के डेवलपमेंट को रेगुलेट किया जाता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल लाया जाता है। अब ये भी किसी न किसी ट्रीटी के तहत ही होता है, जैसे कि डी एंटिक बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 ये हुआ था। अब ये किसके बीच हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ था। अब इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ था, ये कहा गया था कि यूएसए और यूएसएसआर जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो है वो यूज़ नहीं करेंगे अपने वॉर के अंदर। अब ये ट्रीटी किसके बीच में हुई थी, ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुई थी। इसके अलावा देयर हैव बीन अदर ट्रीटीज साइन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर फॉर आर्म्स कंट्रोल, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था जब कोल्ड वॉर चल रहा था, किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो बहुत सारी ट्रीटीज़ हो रही थी कि भाई कैसे भी करके जो है वो युद्ध इनके बीच ना हो। तो यहाँ पर दूसरी जो ट्रीटी हुई इनके बीच में वो थी स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। ये 2 बार हुआ था, एक तो सबसे पहला हुआ था और दूसरा हुआ था, जिसको हम साल्ट के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि साल्ट 1 जो है वो कब हुआ था, तो ये 1972 में हुआ था, और जबकि साल्ट 2 की बात करें तो ये 1979 में हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और ट्रीटी हुई थी इनके बीच में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसे हम स्टार्ट कहते हैं। ये भी 2 हुआ था, स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2। तो यहाँ पर ये ट्रीटीज़ आपसे जो है CUET के एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ये CUET के एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा कि ये जो ट्रीटीज़ हैं ये कब हुई और किन के बीच में हुई थी, या फिर इनके फुल फॉर्म पूछ सकता है, जैसे साल्ट, स्टार्ट या फिर CWC। तो ये आप जो है एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर याद रखें। हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे टाइप के जो हमारा स्ट्रेटजी है उसको हम समझते हैं। तो यही अभी आर्म्स कंट्रोल में कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको हम समझते हैं। NPT जो है वो न्यूक्लियर ट्रीटी है बेसिकली। ये 1968 में हुआ था और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एग्री टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टू नॉन न्यूक्लियर स्टेट। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि ये जो ट्रीटी हुई 1968 में, इसमें जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन था वो अब क्या करेंगे, वो स्प्रेड नहीं करेंगे, वो उसका यूज़ जो है वो फेयर तरीके से करेंगे। इसके अलावा अब ये एग्री किया गया कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ हैं, स्टेट हैं, वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट की हेल्प नहीं करेंगे, और ये जितने भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट हैं वो न्यूक्लियर वेपन को नहीं बनाएंगे। यानी इसके फैलाव या इसके स्प्रेड को रोकने के लिए ये ट्रीटी की गई थी। इसके साथ एक शर्त और भी रखी गई थी कि अगर जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट हैं, अगर वो जो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हैं या न्यूक्लियर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये फेयर तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको NPT पर जो है वो साइन करना पड़ेगा। अगर वो NPT पे साइन कर देते हैं तो ये इनके ऊपर जो है एक एजेंसी काम करने लग जाती है, यानी कि वो एजेंसी इनके पूरे जो रिएक्टर होते हैं, जहाँ पर ये अपने इस पूरे न्यूक्लियर का एक तरीके से इनका पूरा रिएक्टर होता है, उसकी देखरेख छानबीन वो हमेशा करता रहता है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था जब हम UN पढ़ रहे थे। उस एजेंसी का नाम क्या है, IAEA। ये वो एजेंसी है। अब इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पूछा जा सकता है, वो क्या है, 1957 में इस एजेंसी को बनाया गया था। तो ये जो एजेंसी है ये उनके रिएक्टर को जो है वो देखती है, और उसका पूरा यही काम होता है कि न्यूक्लियर का यूज़ कहीं गलत तरीके से तो नहीं हो रहा है, इसके मिलिट्री यूज़ के लिए तो ये लोग नहीं ले रहे हैं इसको। तो इस तरीके से जो है NPT एक तरीके से
एक न्यूक्लियर ट्रीटी थी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड होने से रोकता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, द नंबर ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू टू इंक्रीज इन मैनी कंट्रीज, सम ऑफ दीज ट्रीटीज आर नॉट हेल्ड विथ मच रिस्पेक्ट। इसके अलावा भी जो मास डिस्ट्रक्शन जो वेपन्स थे वो दिन प्रतिदिन जो है वो बहुत सी कंट्रीज़ ने आगे बढ़ाया और वो बढ़ता गया। इन ट्रीटीज़ का इतना फ़ायदा नहीं हुआ ये बताया गया था, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक जो है वो कंट्रोल ज़रूर हुआ था। जैसे एनपीटी की बात करें तो एनपीटी पर जो इंडिया है उसने साइन नहीं किया था। क्यों नहीं किया साइन? अगर वो साइन कर देता तो इंडिया के अंदर भी ये जो एजेंसी है वो उसके अंडर में आ जाती, और ये एजेंसी पूरी तरीके से हमारे जो जितने भी रिएक्टर हैं न्यूक्लियर जहाँ पर बनाए जाते हैं उसको ये छानबीन करती और उसको वो देखती। तो ये हमारी जो है एक तरीके से सॉवरेनिटी और एक तरीके से कहें कि हमारी जो सुरक्षा है उसको उसके तहत ये पूरी तरीके से आ जाती है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से धक्का लगता। इसलिए एनपीटी को भी नहीं माना इंडिया ने। यही बताया गया कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको नहीं माना इस ट्रीटीज़ को, और फिर भी उन्होंने अपने जो वेपन्स हैं उसको यूज़ करते रहे वो लोग। A lot of weapons have been retained and there is little reduction in actual possession of such a weapons. These treaties only helped to limit the number of countries. अब यही बताया गया कि हालांकि ये जो ट्रीटीज़ जितनी भी होती थी आर्म्स कंट्रोल के तहत, उन्होंने इसके प्रोडक्शन को तो नहीं रोक पाई, लेकिन लिमिट ज़रूर लगाई इन्होंने कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको लिमिटेड किया। वो कंट्रीज़ जो हैं अब उन कंट्रोल में आ गई कि वो अनलिमिटेड वेपन्स का या फिर इस तरीके के जो घातक हथियार होते थे उसको वो नहीं बनाती थी। हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर जो तीसरा टाइप है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का उसको देखते हैं, वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सिंपल सा ये चीज़ है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्चुअल में है क्या चीज़। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के अंतर्गत जितने भी बड़ी कंट्रीज़ या जितने पड़ोसी देश हैं या जिनके बीच भी वाद विवाद होता है तो इनकी आपस में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ की जाती है। आप ये देखिए अलग अलग कंट्रीज़ के जो डिफेंस या फिर उसके हेड हैं वो आके यहाँ पर बैठे हैं और ये लोग आपस में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, और ये लोग इस मीटिंग में क्या करते हैं, ये लोग एक दूसरे का विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं। बेसिकली ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर बिल्ड होता है कि हम आपके लिए जो है वो किसी भी प्रकार से खतरा नहीं है। अब यहाँ पर ये लोग करते क्या क्या चीज़ें हैं, ये लोग एक दूसरे को जो है अपनी जो सीक्रेट चीज़ें हैं उसको वो बताते हैं। ये अपनी कितना ये पावरफुल एक कंट्री है, ये अपनी उन स्ट्रेटजी को शेयर करते हैं इनके साथ। ये लोग अपनी आर्मी फोर्सेस के बारे में बताते हैं कि हमारी आर्मी फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास किस टाइप के हथियार हैं, हमारी क्या क्या फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, इसके अलावा वो कहाँ कहाँ पर जो है वो तैनात हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन भी ये लोग इनके साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ जाए, ये आश्वासन इन सबको हो जाए कि भाई ये जो कंट्री है, ये यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये हमारे लिए खतरा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये लोग अपनी ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा नहीं करती। तो इस तरीके से इसके अंदर जो है एक दूसरे के प्रति जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ट्रस्ट बिटवीन कंट्रीज़। यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ शामिल होती हैं ऐसे कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो वहाँ पर वो एक दूसरे का विश्वास जीतने का प्रयास करती हैं कि हम आपके लिए खतरा नहीं हैं। इट हेल्प टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिसकैलकुलेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट को बहुत हद तक कम कर देती है। दे ऑल्सो टॉक टू ईच अदर अबाउट द काइंड ऑफ फोर्सेस दे possesses and share information on where those forces are deployed, कि इनके पास कितनी प्रकार के जो फोर्सेस हैं वो हैं, इनके पास और क्या क्या चीज़ें हैं मिलिट्री के अंदर, और वो फोर्सेस कहाँ कहाँ पर तैनात हैं।
ये सब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जब इनके पास हो जाती है तो एक तरीके से ये सारी कंट्रीज़ एक दूसरे को अपना दोस्त मानने लग जाती हैं और उनको ये विश्वास हो जाता है कि ये हमारे लिए खतरा नहीं है। अब यहाँ पर हम जो है नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ थ्रेड को देखेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पर बेसिकली दो थ्रेड की बात की गई है। सबसे पहला ह्यूमन सिक्योरिटी की बात की गई है और दूसरा ग्लोबल सिक्योरिटी की बात की गई है। तो हम ये समझते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी एक्चुअल में है क्या चीज़। तो इट इज़ अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट। ह्यूमन सिक्योरिटी का जो मामला है, यदि हम मानव सुरक्षा की बात की जाए तो इसके अंदर ये बताया गया कि जब भी मानव सुरक्षा की बात आती है, यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी की बात आती है, तो ये सबसे ऊपर रखा जाता है। यानी कि स्टेट के प्रोटेक्शन बाद में आता है, उससे पहले पीपल यानी लोगों की सुरक्षा का मामला आता है। लेकिन अगर स्टेट की सुरक्षा की बात करें यानी स्टेट सिक्योरिटी की बात करें और ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करें तो ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे विचारक हैं और बहुत से ऐसे मानने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये स्टेट की सिक्योरिटी से ऊपर है। लेकिन फिर भी ये ऐसा माना जाता है कि ये दोनों ही जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि स्टेट की सिक्योरिटी बनी रहेगी तो ही जो है ह्यूमन सिक्योरिटी को कायम रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनका ये कहना है कि जो स्टेट की सिक्योरिटी है वो तो बाहर बॉर्डर के बाहर से आने वाले थ्रेट से जो है मिलिट्री थ्रेट जिसे हम कहते हैं उससे की जाती है। लेकिन जहाँ ह्यूमन सिक्योरिटी की बात आती है तो वहाँ पर इंडिविजुअल की बात की जाती है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल की बात की जाती है कि जितने भी ह्यूमन सिक्योरिटी के एक्टिविस्ट हैं या लोग हैं वो इस बात को एग्री करते हैं कि ये प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल की बात है। यहाँ पर अगर स्टेट की सुरक्षा की बात की जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि स्टेट अगर सुरक्षित है तो वहाँ के लोग भी सुरक्षित हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टेट तो पूरी तरीके से सुरक्षित है लेकिन वहाँ की सरकार जो है वहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही होती है। वहाँ की जो जनता है वो भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, ऐसे बहुत सारे जो एक तरीके से कहें कि ह्यूमन सिक्योरिटी को ठेस पहुँचाते हैं, ऐसे चीज़ें वहाँ पर हो रही होती हैं। तो क्या वहाँ पर ह्यूमन सिक्योरिटी पॉसिबल है? नहीं। ऐसे एक्टिविस्ट का मानना है कि ह्यूमन सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। इस प्रकार ह्यूमन सिक्योरिटी के जो मानने वाले लोग हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट भी होता है। उनका कहना है कि जब स्टेट की सुरक्षा की बात आती है तो कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि बाहर के वॉर से तो स्टेट को बहुत कम नुकसान होता है। यानी कि कहने का मतलब ये कि कोई वॉर होता है या फिर टेररिज्म होता है, उसके अंदर जितने लोग मारे जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग जो है कई बार स्टेट के अंदर रहते हुए भी मारे जाते हैं। वो भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी या फिर जो यहाँ का जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है उसमें बहुत सारे लोग जो है वो मारे जाते हैं। इस प्रकार गवर्नमेंट जो यहाँ की होती है, स्टेट जो होती है, उनको ह्यूमन सिक्योरिटी या यहाँ के जो लोग हैं उनके इंडिविजुअल की सुरक्षा ज़्यादा करनी चाहिए, उसके ऊपर इनको ज़्यादा जोर देना चाहिए। इसलिए जब ह्यूमन सिक्योरिटी की बात आती है तो वो स्टेट की सुरक्षा से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यह देखा जाए, अगर यहाँ पर इस चीज़ को देखा जाए तो इसका अगर नैरो कॉन्सेप्ट देखें ह्यूमन सिक्योरिटी का तो ये केवल वॉयलेंट की बात करता है कि वॉयलेंट थ्रेट टू इंडिविजुअल। ह्यूमन सिक्योरिटी किस पे फोकस करता है? केवल वॉयलेंट पे फोकस करता है कि हर एक इंडिविजुअल को वॉयलेंस से जो है वो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसको इससे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये बहुत ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करें ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है। वहीं थोड़े ब्रॉड लेवल पे जाएं तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो ह्यूमन सिक्योरिटी की जो बात आती है तो अपने एजेंडे में वो क्या क्या चीज़ शामिल करता है? वो हंगर, डिसीज़ और नेचुरल डिज़ास्टर को भी शामिल करता है कि ये भी ह्यूमन सिक्योरिटी का मुद्दा है। इसके अलावा अगर हम ब्रॉडेस्ट फॉर्मेशन पर जाएं कि इससे भी बड़े लेवल पर जाएं तो वहाँ पर क्या चीज़? ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडे के अंदर जो है वो ह्यूमन डिग्निटी को भी शामिल किया जाता है कि
हर एक व्यक्ति का यहाँ पर सम्मान होना चाहिए, उसकी डिग्निटी होनी चाहिए, उसकी मान सम्मान मर्यादा को भी ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आजकल की जो सरकारें होती हैं वो पॉलिटिक्स के मामले में इतना इन्वॉल्व हो चुकी हैं कि वो केवल वोट बैंक को देखती हैं कि कैसे न कैसे करके हम अपनी सत्ता को बनाए रखें और इस पद पर कायम रखें, अपनी सरकार को सुरक्षित रखें, अपने पोजीशन अपने पद को सुरक्षित रखें, कैसे भी करके। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे में ह्यूमन डिग्निटी की तो बात ही छोड़िए। खैर, हम अलग नहीं भटकेंगे, अपने टॉपिक पे ही रहेंगे, कभी हम इस पर और खुल के डिस्कस करेंगे। आज हम इस पे फोकस करते हैं। अब वही दूसरा जो थ्रेट है नॉन ट्रेडिशनल नोशंस के अंदर, वो है ग्लोबल सिक्योरिटी का। अब ये आइडिया जो है वो 90 के दशक में सामने आता है, इमर्ज होता है। अब ये किस पर्सपेक्टिव में आता है? ये ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट सच एस ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स and so on. No country can resolve the problem alone. Hence, global outlook to these challenges and global cooperation is required. अब जब ग्लोबल सिक्योरिटी का जो मामला है वो 90 के दशक के बाद आया। अब ये वो 90 का दशक था जब पूरी तरीके से अगर हम वर्ल्ड के लेवल पर देखें तो जहाँ पर औद्योगिक क्रांति 60 के दशक में हो रही थी, वैज्ञानिक क्रांति हो रही थी, बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लग रही थी। अब इन्होंने जो है जितना भी हमारा नेचर था उसका भरपूर इन्होंने प्रयोग किया। बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बनी और इन्होंने जो है हमारे इन्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरीके से दुरुपयोग किया। अब जितनी भी विकसित कंट्रीज़ थी इन्होंने तो इसका इन्वायरमेंट का उपयोग भरपूर किया, तो अब इसका कहीं ना कहीं खामियाजा तो जो है वो भरना पड़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो मामले हैं वो सामने आने लगे। पॉल्यूशन और हेल्थ एपिडेमिक्स जैसी बातें जो है वो खुलकर सामने आई। इसी के साथ साथ जो 90 के बाद जो है तो इंटरनेशनल टेररिज्म जो है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ा। अगर हम इंडिया के अंदर ही बात करें तो जो है 2001 के अंदर जो है टेररिज्म अटैक होता है। कहाँ पर? हमारी पार्लियामेंट के अंदर, हमारी पार्लियामेंट पे बॉम्ब अटैक होता है। इसके अलावा 2008 में जो है महाराष्ट्र के ताज होटल पे जो है वो एक आतंकवादी हमला होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो आप सभी को 9/11 की घटना याद है। 9/11 की घटना जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर USA के अंदर जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ था। अब ये जो हमला था ये टेररिज्म के अंदर सबसे बड़ा हमला माना जाता है, या फिर ये कहा जाए कि यहाँ से जो विश्व है उसकी आंखें खुली थी। इसके बाद से जो है USA ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए, बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने चलाए ताकि टेररिज्म को ख़त्म किया जा सके। और इसी का जो प्रयास था वो उन्होंने अलकायदा के जो मेन मुखिया या लीडर थे जिसको हम ओसामा बिन लादेन कहते हैं, इसको भी USA ने मार गिराया था।